हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा लोग। तो बेटा सबसे पहले तो मैं महाशिवरात्रि की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव शिव शंभु। और बेटा कल जो आपका टेस्ट है थर्मोकेमिस्ट्री, उसका बेटा एक रिवीजन ये वीडियो है, इसको बेटा एक बार आप लोग घर से रिवाइज कर लीजिएगा। और अभी फिर मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। बेटा थर्मोडायनेमिक्स को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा जो था हमारा थर्मोकेमिस्ट्री, जिसको एनर्जेटिक्स भी कहते हैं। बेटा थर्मोडायनेमिक्स में जो भी बातें हम लोगों ने की, क्या क्या पढ़ा, सिस्टम सराउंडिंग, पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग सिस्टम सराउंडिंग करते आए थे। सिस्टम की एनर्जी, सराउंडिंग की एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, वर्क डन, ये सारी बातें जो भी हो रही थी बेटा वो सिस्टम और सराउंडिंग की ही हो रही थी। लेकिन थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग जो एनर्जी की बात करने वाले हैं, दैट एनर्जी एसोसिएटेड विथ केमिकल रिएक्शन। एनर्जी एसोसिएट विथ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है हम उसकी बात करने वाले हैं। यह है बेटा हमारा पर्टिकुलरली थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग कहते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द हीट और एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन। हीट और एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी चेंज हो रहा है हम उसकी स्टडी करने वाले हैं। फिर बात आती है थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो बेटा देखिए थर्मोकेमिकल इक्वेशन के लिए तीन बातें होनी चाहिए। पहली चीज कि हमारा रिएक्शन जो है वो बैलेंस होना चाहिए। एक नंबर पे हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। दूसरी बात, रिएक्शन तो बैलेंस रहे लेकिन साथ ही साथ उसके सारे फिजिकल स्टेट भी गिवन होना चाहिए कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तीसरी बात, उस रिएक्शन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, वो रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ये भी उसमें गिवन होना चाहिए। और चौथी बात, अगर हमारा एलोट्रॉप्स है तो वो एलोट्रॉप्स भी उसमें गिवन रहे, जैसे कार्बन है तो डायमंड, ग्रेफाइट हो गया, सल्फर है, मोनोक्लिनिक, रोम्बिक, ये सारी चीजें उसमें गिवन होनी चाहिए एलोट्रॉप्स के केस में। तो अगर ये चार बातों को हमारे फुलफिल कर रहा होता है कोई रिएक्शन, तो उसको बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। फर्स्ट थिंग, रिएक्शन शुड बी बैलेंस। सेकेंड, फिजिकल स्टेट गिवन। एंड थर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी मेंशन हो, उसको बोलते हैं बेटा थर्मोकेमिकल इक्वेशन। रिएक्शन बैलेंस हो, फिजिकल स्टेट गिवन हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एनर्जी चेंज दिया हो, एलोट्रोपिक फॉर्म दिया हो, उसी को बोलते हैं बेटा थर्मोकेमिकल इक्वेशन। फिर बात आती है बेटा हीट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के अंदर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एब्सॉर्ब हो रही है उसी को बोलते हैं बेटा हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा हीट ऑफ रिएक्शन मैंने इधर रखा और फिर इससे निकाला हीट ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हाइड्रेशन, सॉल्यूशन, हाइड्रोजिनेशन, ये सारी ब्रांचेस मैंने ऐसे निकाले इससे। ठीक है, मेन हमारा कौन है, हीट ऑफ रिएक्शन, और ये सब छोटे छोटे उसके क्या है, बच्चे हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, जैसे क्लास में कोई भी कुछ अगर बकबका रहा है तो बिना देखे आप कह सकते हो कि ये कौन है, ये टीचर है। ठीक है ना, अगर क्लास में कोई भी कुछ बोल रहा है पोडियम पे आकर के तो हम बोलेंगे ये टीचर है। लेकिन ये कौन से सब्जेक्ट का टीचर है, तो उसके लिए बेटा उसकी बातों को सुनना पड़ेगा आपको। मान लीजिए अगर वहां पे कुछ केमिकल लोचा चल रहा है तो आप कहोगे भाई केमिस्ट्री के टीचर हैं। अगर मान लीजिए कहीं पुली वगैरह बना हुआ है या कुछ ऐसे ब्लॉक डायग्राम वगैरह बने हुए हैं तो आप कहोगे ये फिजिक्स के टीचर है। ईटा थीटा घसीटा टाइप का कुछ चल रहा है, ट्रायंगल फैंगल सर्किल वर्किल बना हुआ तो कहेंगे मैथ वाला है। ठीक है ना, और ऐसे ही आपको उस टीचर की बातों को सुनना पड़ेगा और जब आप उनकी बातों को सुनेंगे तभी आप कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर हैं। ठीक है ना, बिना सुने अगर आप रास्ते से पास कर रहे हैं, कोई क्लास में कुछ बोल रहा है तो कहेंगे सब टीचर होंगे। तो एक होता है टीचर और एक होता है बेटा आपका सब्जेक्ट टीचर। तो जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं ना वो हीट ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन, सब्लिमेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोजिनेशन, ये सब सब्जेक्ट टीचर हैं। लेकिन जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, टीचर है। तो बेटा किसी भी रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है
वो है हीट ऑफ रिएक्शन। लेकिन फॉर्मेशन, कम्बिशन, न्यूट्रलाइजेशन के साथ एक पर्टिकुलर कंडीशन होनी चाहिए। तो अगर आप बेटा कह सकते हो कि हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ रिएक्शन हो सकता है, लेकिन सभी हीट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं वो हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एब्सॉर्ब होती है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग कहते हैं ये हमारा हीट ऑफ रिएक्शन किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो हम लोग कहते हैं कि हीट सप्लाई आप कौन सी कंडीशन पे कर रहे हो। अगर आपने हीट दिया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो आप जानते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब भी हीट सप्लाई की जाती है तो वो सिर्फ एक काम करता है, टेंपरेचर को बढ़ाता है, और टेंपरेचर के बढ़ने से इंटरनल एनर्जी क्या करती है, बढ़ती है। अगर आपने हीट सप्लाई किया कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वहां दो काम होता है, वहां तो टेंपरेचर भी बढ़ता है और साथ में वर्क डन भी होता है, यानी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट सप्लाई होता है बेटा, वहां पे कोई वर्क डन नहीं होता है, हमारा कंटेनर फिक्स है, वहां कोई हमारा वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। चलिए आते हैं, जैसे यहां पर कह रहा है टू कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन शुड बी बैलेंस। तो देखिए ये रिएक्शन बैलेंस है, ये हीट ऑफ रिएक्शन है। यहां पर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो ये हीट ऑफ रिएक्शन नहीं है, फिर मैंने इसको बैलेंस कर दिया तो ये हीट ऑफ रिएक्शन हो गया। और हीट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग कहते हैं एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं बेटा स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है भैया, आप हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने जा रहे हैं और उस हीट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए अगर आपने टेंपरेचर को 298 केल्विन और प्रेशर को 1 बार रख दिया, उस समय जो एंथैल्पी चेंज हुई उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। जैसे मैंने बोला H2 गैस हाफ O2 गैस चेंज इनटू H2O गैस। अब आप कह रहे हैं ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा जो टेंपरेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो होता है वो गैस नहीं होता है, वाटर हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है। तो इसको बेटा स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन हम कह सकते हैं। फिर यहां देखिए कैल्शियम सॉलिड है, सी ग्रेफाइट है, 3/2 O2 CaCO3, ये सॉलिड बना, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन है। Fe सॉलिड है, S रोम्बिक है, क्योंकि ये रोम्बिक सल्फर स्टेबल फॉर्म में होता है, कार्बन में ग्रेफाइट जो होता है स्टेबल फॉर्म में होता है। FeSO4 ये भी स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है ना। तो इसी तरह से बेटा आप देखिए यहां पर Ca2Cl लिखा, Cl नहीं स्टेबल होता है, Cl2 होता है, इसीलिए हीट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर आपने देखा बेटा कि रिएक्शन स्टैंडर्ड स्टेट में हो, स्टैंडर्ड स्टेट के लिए टेंपरेचर हमारा 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और प्रेशर हमारा 1 बार होना चाहिए, ठीक है। फिर बात आती है बेटा, हम लोग कहते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हीट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो बेटा पहला फैक्टर आपने देखा कंडीशन, हीट सप्लाई आप कैसे कर रहे हो, कांस्टेंट टेंपरेचर पे या कांस्टेंट प्रेशर पे। फिर दूसरी बात हम लोग करते हैं बेटा कि प्रोसेस हमारा कैसा है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जैसे देखिए मैं एक्सोथर्मिक कुछ रिएक्शन आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो बेटा आपको दिया हुआ है A चेंज इनटू B, डेल्टा H की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये एंडो है, या इसी रिएक्शन को आप X से भी लिख सकते हो। रिएक्टेंट के साइड में एनर्जी दी गई तो वो एंडो है। A चेंज इनटू B माइनस X किलो जूल, ये भी क्या हुआ, एंडो है। एंडो में क्या होता है, डेल्टा H बराबर होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। ऐसे बेटा जब आप एक्सो की बात करोगे तो एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट के साइड में एनर्जी रिलीज होती है, इसको इस साइड लाओगे तो माइनस हो जाएगा। और एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी हमेशा प्रोडक्ट से क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए अब आते हैं बेटा हम लोग स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि एक्सोथर्मिक में ज्यादा स्टेबल कौन होता है और एंडोथर्मिक में ज्यादा स्टेबल कौन होता है। तो याद रखिएगा, जो एक्सोथर्मिक के अंदर
प्रोडक्ट का जब फॉर्मेशन होता है तो वहां एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इसका मतलब वहां पे स्टेबल कौन है, प्रोडक्ट। एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो याद रखिएगा, अगर हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक में बेटा जो होता है वो प्रोडक्ट स्टेबल होता है, एंडोथर्मिक में हमारा रिएक्टेंट स्टेबल होता है। फिर अमाउंट ऑफ रिएक्शन पे भी जो है वो हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। जैसे 1 मोल है तो एनर्जी x है, 2 मोल हो गया तो 2x हो गया, हाफ मोल है तो x/2 हो गया, और रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो माइनस से प्लस हो गया। फिर आता है बेटा एलोट्रोपिक फॉर्म। एलोट्रोपिक फॉर्म का मतलब आपने सपोज ग्रेफाइट का कंबशन किया, आपको -393 एनर्जी निकली, लेकिन डायमंड के कंबशन करने पे उतनी ही एनर्जी नहीं निकल रही है, उससे डिफरेंट एनर्जी निकल रही है। इसका मतलब हीट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एलोट्रॉप्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। और थर्मोडायनेमिकली हम लोग जानते हैं कि ग्रेफाइट जो होता है वो मोर स्टेबल होता है हमारे डायमंड से। थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं बेटा हम लोग फिजिकल स्टेट। हमारा जो हीट ऑफ रिएक्शन होता है वो फिजिकल स्टेट पर भी डिपेंड करता है। जैसे H2 गैस हाफ O2 गैस मिलके यहां लिक्विड बनाया, यहां पे देखिए H2 और हाफ O2 मिलकर के यहां लिक्विड की जगह गैस बनाया। अब दोनों की एनर्जी जो है वो सेम नहीं है। एक जगह जहां लिक्विड बना है -285 है और यहां पर गैस बना है तो -242 है, यानी दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस पाया जा रहा है। इसका मतलब हमारा यह है कि हीट ऑफ रिएक्शन हमारा जो है वो डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट पर भी। टेम्परेचर के ऊपर कैसे हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, इसके लिए बेटा हमारा किरचॉफ इक्वेशन आता है, डेल्टा Cp = डेल्टा H2 - डेल्टा H1 T2 - T1। डेल्टा Cp निकालना है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करिए, डेल्टा Cp चेंज इन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा H2 हीट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T2, हीट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T1। कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहां पर देखिए डेल्टा H नहीं होगा बेटा, यहां डेल्टा H नहीं होना, यहां पर E होना है, क्योंकि जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो वहां पे इंटरनल एनर्जी आ जाती है। डेल्टा Cv = डेल्टा E2 - डेल्टा E1/T2 - T1। एक देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है यहां पे, स्पेसिफिक हीट ऑफ आयोडीन वेपर एंड सॉलिड। स्पेसिफिक हीट आपको दिया हुआ है, हीट ऑफ रिएक्शन आयोडीन इज चेंज इनटू 24, 200 एंड 300 पे, यानी डेल्टा H2 आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपने डेल्टा Cp निकाल दिया, H1 दिया हुआ है, T1 दिया है, T2 दिया है, H2 हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। फिर आता है बेटा आपका देखिए कुछ बेसिक लॉ है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लेवोजियर एंड लैप्लास लॉ। इट स्टेट दैट हीट चेंज ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू हीट चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन। इनके कहने का मतलब है डिकम्पोजिशन और फॉर्मेशन में हीट चेंज जो होता है वो सेम होता है, बट साइन अलग अलग हो जाता है। हेस लॉ क्या कहता है, हेस लॉ कहता है कि अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए या वो रिएक्शन कई स्टेप में कंप्लीट हो और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अगर सेम है तो दोनों में एनर्जी चेंज हमारा क्या होता है, सेम होता है। जैसे मान लीजिए हमने A से B बनाया, यहां पे एनर्जी हमारा डेल्टा H है, फिर हमने A से C बनाया, C से D बनाया, D से B बनाया, डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3। तो जो डेल्टा H होता है वो डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 तीनों के सम के क्या होता है, बराबर होता है। यानी हेस लॉ का मतलब हुआ अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो या कई स्टेप में कंप्लीट हो, दोनों में प्रोडक्ट सेम बन रहा है तो एनर्जी चेंज हमारा क्या होता है, सेम होता है। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन की। टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन बात करने से पहले देखिए हीट ऑफ फॉर्मेशन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, 1 मोल बनाना है आपको। कितना बनाना है, 1 मोल, ध्यान रखिएगा। एक मोल बनाना है, ठीक, और किससे बनाना है, उसके स्टेबल एलिमेंट से। 1 मोल का फॉर्मेशन करना है और वो भी उसके स्टेबल एलिमेंट से करना है। फॉर्मेशन में सबसे पहली चीज तो आपको याद रखनी है, हमको कितना बनाना है, 1 मोल।
और वो भी उसके स्टैंडर्ड स्टेबल एलिमेंट से या रेफरेंस स्टेट से। रेफरेंस स्टेट का मतलब नेचर में जिस फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म में वो पाया जाता है। जैसे ऑक्सीजन है O2 के फॉर्म में पाया जाता है, FF2 के फॉर्म में पाया जाता है, जितने भी मेटल होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं एक्सेप्ट मरकरी। अब जब कोई एलोट्रॉप्स है तो डायमंड ग्रेफाइट में ग्रेफाइट स्टेबल होता है, सल्फर में जो है आपका रोम्बिक स्टेबल होता है। तो इस तरह से फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब एक मोल बनाना है, वो भी उसके स्टेबल एलिमेंट से। ठीक, मैंने यहां देखा H2O लिक्विड है भाई, ये हीट ऑफ, और H2 प्लस हाफ O2 ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है। C ग्रेफाइट O2 चेंज इनटू CO2 ये भी हीट ऑफ फॉर्मेशन है। यहां पे C डायमंड O2 CO2 ये हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है इसका भी जवाब देख लीजिए बेटा। डायमंड और ग्रेफाइट में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? ग्रेफाइट, इसलिए वो है। H2Br2 चेंज इनटू 2HBr ये कितना मोल हो गया? 2 मोल। ये भी हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं है भाई। देखो हाफ H2 हाफ Ar2 1 मोल, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन है। यहां देखिए CaO CO2 मिलकर CO3 बना रहे हैं, ये भी हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा ये एलिमेंट होने चाहिए, कंपाउंड नहीं होने चाहिए। CaCO3 का आप रिएक्शन लिखना भी चाहते हैं, Ca सॉलिड, C ग्रेफाइट, 3/2O2 CaCO3। हम लोग कहते हैं अगर कोई भी रिएक्शन दी हुई है और उस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या दिया है बेटा? हीट ऑफ फॉर्मेशन। आप निकालना चाहते हैं उसका डेल्टा H। डेल्टा H का मतलब होता है हीट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है और आप हीट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं तो हमेशा करिएगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। क्या करना है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट या रेफरेंस स्टेट इज टेकन एज 0। H2 Cl2 N2 O2 F2C ब्रोमीन जो है लिक्विड है, सोडियम सॉलिड, जितने मेटल होते हैं सॉलिड होते हैं बेटा। अब जैसे मैंने आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0। अब देखिए यहां क्लोरीन गैस है, इसका 0 होगा। CO2 गैस है, which of the following does not have standard हीट ऑफ फॉर्मेशन? अच्छा हाँ, मतलब इसका 0 होगा। CO2 कंपाउंड है, इसका 0 नहीं होगा। NH3 भी कंपाउंड है, ये 0 नहीं होगा। ठीक है ना। यहां पे ब्रोमीन जो है वो गैस है, अगर ये लिक्विड होता तो इसका 0 होता। H2O भी कंपाउंड हो गया, इसका 0 नहीं होगा। H2O गैस है, कंपाउंड है, 0 नहीं होगा। C डायमंड है, इसका भी 0 नहीं होगा। किसका 0 होगा? ग्रेफाइट का। सोडियम अगर सॉलिड होता तो इसका 0 होता। S रोम्बिक है, स्टेबल है, तो इसका 0 होगा। यानी जो भी नेचर में जिस फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म में पाए जाते हैं उनका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। चलिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया बेटा, फाइंड द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन 2H2O 2H2 प्लस O2 और सबका हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया। तो आप करेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। O2 का आप ले लेंगे 0। यहां पे देखिए C सॉलिड O2 CO2 डेल्टा H की वैल्यू दी है 2CO O2 2CO2 डेल्टा H Y दिया हुआ। कह रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब C सॉलिड हाफ O2 एंड CO। मैंने आपको बताया, सिखाया बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 3 मानो। तुमको निकालना है इक्वेशन 3। अब सेटिंग शुरू करो। C सॉलिड और C सॉलिड सेम साइड है, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या होगा? प्लस, यानी इक्वेशन 1 हमारा प्लस हो गया। अब देखो बेटा, यहां पर CO जो है राइट साइड में है और यहां पर CO जो है लेफ्ट साइड में है। यहां पर 2 मोल दिया, हमें 1 मोल यहां लाना है। इसका मतलब इसको माइनस करेंगे और साथ में हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये माइनस होगा हाफ इंटू इक्वेशन 2 होगा। सेटिंग मैंने सिखाया था ना बेटा, अगर दोनों सेम साइड आ जाते हैं तो उसको प्लस करो, अपोजिट साइड आते हैं तो माइनस कर दो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, देखिए हीट ऑफ कंबशन। जैसे आपने फॉर्मेशन में बोला 1 मोल बनाना है, 1 मोल क्या करना है? बनाना है। लेकिन कंबशन के अंदर हमें 1 मोल क्या करना है? जलाना है। 1 मोल सब्सटेंस को बर्न करना है। 1 मोल सब्सटेंस को बर्न करने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, कंप्लीट बर्न करने में, पूरा जला के राख कर देना है, उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा उसको बोलते हैं हम लोग हीट ऑफ कंबशन। यहां पे देखिए H2 प्लस हाफ O2 चेंज
into H2O। ये हीट ऑफ रिएक्शन भी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी है और इसका हीट ऑफ कंबशन भी है। C ग्रेफाइट O2 CO2 ये हीट ऑफ रिएक्शन भी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी है और ग्रेफाइट का जो है वो कंबशन भी है। ठीक है, C डायमंड प्लस O2 CO2 ये हीट ऑफ रिएक्शन भी है, लेकिन ये हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि डायमंड नहीं ग्रेफाइट होना चाहिए था। ये और कंबशन है क्योंकि डायमंड को हम कंप्लीटली जलाएंगे तो CO2 बनेगा। यहां देखिए मैंने बेंजीन को बर्न किया, ये हीट ऑफ रिएक्शन है क्योंकि बैलेंस है, सब कुछ है, लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि एक मोल यहां बनाना होता है। यहां पर देखिए ये 2C6H6 है, एक मोल होता तब ये हीट ऑफ कंबशन होता। CH4 को कंप्लीटली मैंने बर्न किया, दिस इज द हीट ऑफ कंबशन एंड हीट ऑफ रिएक्शन बट नॉट हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए 1 मोल बनाना होता है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? हम कहते हैं 1 ग्राम सब्सटेंस को बर्न करने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोलते हैं बेटा हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू, और जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है वो बेस्ट फ्यूल हमारा माना जाता है। तो कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए हीट ऑफ कंबशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर दीजिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब आ गया इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 CO2 एंड दिस गिवन इंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब देखिए इसका कंबशन निकालना है, इसका कंबशन जो होगा, इसका कंबशन ठीक है वो इसके हीट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। आप कुछ ना करिए, सीधे सीधे यहां पर जो है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दीजिए क्योंकि रिएक्शन के अंदर जो है आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक, चलिए हीट ऑफ सॉल्यूशन देखिए बेटा क्या होता है। 1 मोल सब्सटेंस को अगर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर से कंबाइन कराते हैं तो उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन, और उसको कंप्लीटली वाटर में आपने अगर डिसॉल्व कर दिया तो उसको बोलते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया हीट ऑफ सॉल्यूशन, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया हीट ऑफ हाइड्रेशन। फिर आता बेटा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड और 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोलते हैं हम लोग हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ये एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है -13.7 किलो कैलोरी या -57.2 किलो जूल पर मोल। जैसे मान लीजिए बेटा हमने बोला एक इक्विवेलेंट इसका एक इक्विवेलेंट इसका तो एनर्जी इतनी हो गई, अगर 2-2 इक्विवेलेंट हो गया तो इतनी हो गई, 3-3 है तो इतनी हो गई। सपोज ये 3 है और ये 2 है तो न्यूट्रलाइजेशन इसकी वजह से होगा क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, 2 इंटू दिस हो जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम करते हैं। ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको नॉर्मेलिटी की जगह नहीं मोलैरिटी दे दिया है तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू डेल्टा, आप मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में बदल सकते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जगह कोई भी एक वीक आ जाता है तो जो एनर्जी हमारी 13.7 रिलीज हो रही होती है उससे हमारी एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्योंकि देखो बेटा ऐसे होता है ना, जैसे एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग 100% ये आयोनाइज हुए, 100% ये आयोनाइज हुए और न्यूट्रलाइजेशन हमारा 100% की वजह से हुआ। एक अगर स्ट्रॉन्ग है और दूसरा हमारा वीक है तो अब जो न्यूट्रलाइजेशन होगा वो वीक की वजह से, वीक सपोज 80% आयोनाइज हुआ और स्ट्रॉन्ग हमारा 100% आयोनाइज हुआ तो हमारा न्यूट्रलाइजेशन सिर्फ 80% की वजह से हो रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि उस 80% को 100 तक पहुंचाने में हमें एनर्जी क्या करनी पड़ती है? देनी पड़ती है, और जब नेट एनर्जी निकालते हो तो फिर वो एनर्जी हमारी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। भाई 100% है, -13.7 किलो कैलोरी है और सपोज आपने 1 कैलोरी उसको तोड़ने में खर्च कर दिया तो नेट एनर्जी हमारी घट गई ना। तो वही चीज है बेटा, कोई भी अगर वीक हो जाएगा तो हमारी एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन एक्सेप्शन के तौर पे एक बात याद रखना बेटा, HF वीक एसिड है लेकिन जब इसका हम लोग हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन देखते हैं तो -13.7 किलो कैलोरी से ज्यादा होता है। F- की साइज छोटी होने की वजह से इसका हाइड्रेशन एनर्जी भी उसमें जुड़ जाता है। यहां पे कह रहा है जैसे 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड न्यूट्रलाइज बाय दिस और इन ऑर्डर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, आपको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन
फॉर्मेशन दिया हुआ है और उसके बेसिस पर आपको बताना है कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। भाई देखो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा होगा, उसका आयोनाइजेशन ज्यादा होगा, उसकी एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी। तो भैया जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज हो रही है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना क्या होगा, ज्यादा। देखिए इसकी सबसे एनर्जी ज्यादा है तो हीट इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो Ka ज्यादा और pKa की वैल्यू क्या होगी, कम। हमें मोलरिटी वॉल्यूम दिया है, मोलरिटी वॉल्यूम दिया, मोलरिटी को नॉर्मलिटी में बदलिए, नॉर्मलिटी वॉल्यूम से ग्राम इक्विवेलेंट निकालिए, जिसका ग्राम इक्विवेलेंट कम होता है उसी की वजह से क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा। फिर आता है बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब एक मोल अनसैचुरेटेड को आप सैचुरेटेड में कन्वर्ट करिए। इट इज द हीट चेंज व्हेन वन मोल अनसैचुरेटेड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू द सैचुरेटेड सब्सटेंस। अनसैचुरेटेड डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है ना। फिर यहां पे कह रहा विच इज अनसैचुरेटेड सब्सटेंस। अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में जो है डबल या सिंगल बॉन्ड आपका होना चाहिए। फिर देखिए बेटा, ये देखिए ढेर सारे कंपाउंड दिए थे जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, वहां पे हमने उसको कंसीडर किया है, ठीक। अब देखिए हीट ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन हीट चेंज ड्यूरिंग ब्रेकिंग वन मोल कंपाउंड इनटू द सब्स्टिट्यूएंट एटम। मतलब ये कंपाउंड है, तोड़ के इसको हम एटम बना दिए। तोड़ के क्या बना दिए, एटम। आयन नहीं बनाना है, एटम बनाना है। एटम बनाना, यहां आयन बना नहीं बनाएगा, ये एटम बनाना है, एटम बनाना। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बेटा बॉन्ड को तोड़ दीजिए, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट वन मोल बॉन्ड इनटू गैसियस एटम। यहां भी बॉन्ड को तोड़ के क्या बनाना, एटम। H2 टूटा 2H बना, Cl2 टूटा 2Cl बना, O2 टूटा 2OA बना, ठीक है। आयन नहीं बनाना, एटम बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। और एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकालनी हो तो जैसे CH4 है, इसकी एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकालनी है तो भाई CH4 की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड हो जाएंगे। कितने बॉन्ड है, 4। अब देखिए बेटा, कुछ फॉर्मूले में जरा आपको बता दूं। बॉन्ड एनर्जी कब हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं और कब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। जैसे अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हो तो वहां प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते थे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हीट ऑफ कंबशन दिया हो तो वहां रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते थे। बॉन्ड एनर्जी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का चक्कर क्या है बेटा, देखो एक सीधी सी बात है, रखो। तुम फॉर्मेशन में क्या बोलते थे, एक मोल बनाना, तुमने प्रेफरेंस किसको दिया, प्रोडक्ट को, तुमने प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किया। कंबशन में क्या कहते हो, एक मोल जलाना, तुमने प्रेफरेंस किसको दिया, रिएक्टेंट को, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में क्या बोलते हो, एक मोल बॉन्ड को तोड़ना है तो किसको रिप्रेजेंट दिया यहां पे, रिएक्टेंट को, तो यहां रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपसे कहा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2Cl2 HCl आर गिवन, कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। मान लीजिए बेटा आपको एंथैल्पी चेंज सबकी बॉन्ड एनर्जी दी, हाफ H2 हाफ Cl2 HCl। आप सीधे करोगे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, खत्म। H2Cl2 की बॉन्ड एनर्जी दी हुई है और HCl का दिया हुआ है, कह रहा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl निकालिए। अभी ये सारे क्वेश्चन जो है मैं डिस्कस करूंगा बेटा, क्वेश्चन के लिए आप लोग वरी मत होइए, ठीक है ना। तो चलिए अभी इसमें जो है बेटा देखिए रेजोनेंस एनर्जी भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में थर्मोकेमिकल इक्वेशन का रिवीजन कराया है बेटा, तो इसको आप लोग बेटा फटाफट आधे घंटे में ना पूरी थर्मोकेमिस्ट्री रिवाइज कर सकते हो। इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा बेसिकली वो हेस लॉ पे ज्यादा बनते हैं, क्योंकि हेस लॉ पे न्यूमेरिकल बनता है। फिर आपका जो है कोई रिएक्शन दे देगा और पूछेगा बताओ ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है कि नहीं, हीट ऑफ कंबशन है कि नहीं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है कि नहीं, ये सारे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। और अभी सारे क्वेश्चन का एक कलेक्शन करके मैं आपको एक वीडियो उसका तैयार करने वाला हूं। ये एक थ्योरी का वीडियो था जो फटाफट शॉर्ट फॉर्म में आपका रिवीजन था बेटा, तो इसको रिवाइज करिए बेटा। फिर अगला वीडियो अभी तुरंत देर में, थोड़ी देर में आपको मिलने वाला है जो है आपके इसके न्यूमेरिकल पे बेस। थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए। हर हर महादेव।